हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल टारगेट क्रैक ऑल सिविल एग्ज़ाम्स 2021। आज हम प्राचीन भारत में एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है गुप्त काल। यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावनाएं 99.9% होती हैं और यहाँ के जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत डीपली पूछे जाते हैं, चाहे वह कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपी पीसीएस, यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएसआई या अन्य स्टेट की कोई भी परीक्षाएं होती हैं उसमें पूछे जाते हैं। तो हम आपको ये पूरी सामग्री प्रोवाइड करा रहे हैं और जिसको भी इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, इसमें मैंने जो नोट्स बनाए हैं वो एनसीईआरटी 11th की, प्राचीन भारत, डिस्ट्रिक्ट क्विक बुक और एसके पांडे, बरनवाल, लूसेंट का सब मिक्स करके मैंने बहुत अच्छी नोट्स बनाई है। इसको पढ़ने के बाद आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जानते हैं एग्ज़ाम में पढ़िए वो जो पेपर के लिहाज से इम्पॉर्टेंट हो। ठीक है, और ट्रस्टेड चीज़ पढ़ेंगे तो ट्रस्टेड चीज़ें करके आएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। और बढ़ने से पहले हम एक बात और बता दें, जो भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आपको पहले मिल जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं मौर्य काल का। जैसे देखिए, आप अगर गुप्त काल पढ़ना चाहते हैं तो इसके पहले का इतिहास आपको पता होना चाहिए। देखिए, गुप्त काल कब आया, कैसे आया, स्थापना कैसे हुई। तो जैसे हम जानते हैं मौर्य साम्राज्य के विघटन के बाद मौर्योत्तर काल आया। मौर्योत्तर काल में हम लोग जानते हैं कुछ विदेशी ताकतें भी आई, कुछ देसी भी आए। तो उसमें दो जो साम्राज्य थे, सातवाहन और कुषाण। ठीक है, सातवाहन और कुषाण जो थे वो बहुत ज़्यादा क्या थे, एग्रेसिव थे। तो उनके जाने के बाद, जैसे आप देखोगे उनके जाने के बाद तो क्या हुआ, उनके जाने के बाद ये उसके बाद एक नई शक्ति की स्थापना हुई या नई राज्य की स्थापना हुई जिसे गुप्त काल कहते हैं। ठीक है, और ईसा की चौथी शताब्दी में कुषाण साम्राज्य क्या हुआ, खंडार में नए मतलब नए जो साम्राज्य थे उनका उद्भव हो गया और वो कुषाण और सातवाहन दोनों क्या हुए, राज क्षेत्र में क्या हुए, गिरावट हुई। फिर गुप्त साम्राज्य मौर्य साम्राज्य के जितना विशाल तो नहीं था। देखिए पॉइंट में लिखा है गुप्त साम्राज्य मौर्य साम्राज्य के जितना विशाल तो नहीं था, परंतु सारे उत्तर भारत में 355 से 455, ठीक है, तक उसने क्या किया था, शासन किया था। आप इसको याद रखिएगा ये डेट। फिर ईसा की तीसरी सदी के अंत में गुप्त काल का आरंभिक जो राज्य था यूपी और बिहार में था। ठीक है, फिर ये मूलतः वैश्य होंगे। ये कौन कहा था, एलन और अल्तेमर ने। अधिकांश विद्वान भी गुप्तों को वैश्य ही मानते हैं। गुप्त साम्राज्य न केवल शक्तिशाली ये बल्कि विद्या के संरक्षक थे, मुख्यतः कुषाणों के सामंत थे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके सामंत थे, कुषाणों के सामंत थे। गुप्त शासकों के लिए बिहार की अपेक्षा यूपी अधिक महत्वपूर्ण था, क्योंकि आरंभिक गुप्त मुद्राएं और अभिलेख मुख्यतः इसी राज्य में पाए गए थे। ठीक है, यूपी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इनके लिए। कुछ सामंतों एवं स्वतंत्र व्यक्तियों की बात छोड़ दें जिनके अभिलेख एमपी से पाए गए हैं। गुप्तकालीन पुरावशेषों की उपलब्धि की दृष्टि से यूपी सबसे समृद्ध स्थान है। ठीक है, गुप्त संभवतः वैश्य थे, सामंत थे कुषाणों के, और कुषाणों से प्रांत सैन्य तकनीक एवं वैवाहिक संबंधों से गुप्त साम्राज्य के प्रसार और सुदृढ़ीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, कुषाणों के बाद लगभग 4 शताब्दियों तक भारत का सामाजिक, धार्मिक और साहित्यिक वैज्ञानिक तकनीक विकास होता रहा, जो कि मुख्यतः गुप्त राजाओं के शासनकाल से संबंधित था। ठीक है, फिर आगे देखिए, कुषाणों के पतन के बाद उत्तर भारत में अनेक राजतंत्र गणतंत्रों का उदय हुआ। राजतंत्रों में गुप्त, नाग, आभीर, इक्ष्वाकु गणतंत्र, मैंने बताया ना कि कई राज्यों का उद्भव हुआ, लेकिन उसमें जो सबसे ताकतवर चीज़ थी वो कौन सी थी, वो थी आपकी गुप्त शासन, जिनका क्या हुआ था, स्थापना हुई थी। तो गुप्त वंश के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आप इतना पढ़ते चलिएगा। ठीक है, तो अब आगे हम लोग इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये चीज़ें पूरा आप याद रखिएगा। कुछ चीज़ें और बता दें हम कि गुप्त काल के पहले आपको ये पढ़ना होगा कि गुप्तोत्तर काल क्या है, कि गुप्तोत्तर काल उसके बाद आता है। पहले आएगा मौर्य काल, फिर मौर्योत्तर काल, फिर गुप्त काल, फिर गुप्तोत्तर काल। तो यहाँ पर गुप्त काल की जो साहित्यिक और पुरातात्विक अभिलेख हैं उनको भी प्राप्त करने की जो ज़रूरतें थी वो किस लिए थी, क्योंकि आपको गुप्त वंश की जानकारी प्राप्त करनी थी। ठीक है, तो हम अब इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर गुप्त वंश की जानकारी के लिए हम लोग देखिए यहाँ पे गुप्त शासक क्या थे, कांस्टेंटिनोपल यूपी, बट अनेक दिशाओं में बढ़ते बढ़ते गए। यूपी इनका मुख्य केंद्र था, लेकिन ये अनेक दिशाओं में बढ़ते गए। प्रयाग को बनाकर फोकस किया इन्होंने, प्रयाग को केंद्र बना लिया और वहाँ से फोकस किया अन्य राज्यों पर। बिहार यूपी के कुषाण पुरावशेषों के बाद गुप्त के पुरावशेष मिले जो स्थापित करता है गुप्त कुषाण के सामंत थे। यहाँ के कुछ अवशेष मिले हैं जो ये प्रमाणित करते हैं कि ये सामंत थे कुषाणों के। गुप्तों ने जीन, लगाम, बटन वाले कोट, पतलून और
जूतों का इस्तेमाल कुषाणों से सीखा है। अब कुषाणों के सामंत थे तो कुषाणों से चीज़ें सीखेंगे ही। घुड़सवार की प्रासंगिकता बढ़ी और अश्वचालित रथी अभी क्या थे, जो घुड़सवार थे वो क्या हुए, अब उनकी प्रासंगिकता बढ़ गई और जो अश्वचालित रथ थे उनकी प्रासंगिकता क्या हुई, घट गई। इसीलिए गुप्तों के सिक्कों पर घुड़सवार अंकित हैं। ठीक है। गुप्त शासकों के उत्तम और अद्वितीय महारथी कहा गया है। ठीक है। गुप्त राजाओं को कई भौतिक सुविधाएं प्राप्त थी। उनके कार्यकलाप का मुख्य प्रांगण मध्य देश की उर्वर भूमि, ठीक है, जिसमें यूपी और बिहार आते हैं, वे मध्य भारत और दक्षिण बिहार के लॉयर्स का उपयोग कर सकें। इसके अलावा वायटेंटाइन, ठीक है, वायजेंटाइन साम्राज्य अर्थात पूर्वी रोमन साम्राज्य के साथ रोमन का व्यापार करने वाले उत्तर भारत के इलाके उनके पड़ोस में पड़ते थे। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, रोमन साम्राज्य से भी एक नाता रखे थे। फिर आगे यहाँ पे देखिए, इनकी अनुकूल परिस्थितियों के बल पर गुप्त शासकों ने अपने आधिपत्य, ठीक है, अनुगंग यानी मध्य गंगा का मैदान, प्रयाग आधुनिक इलाहाबाद, साकेत आधुनिक अयोध्या और मगध में स्थापित किया। ठीक, कालक्रमेण यह राज्य भारत व्यापी साम्राज्य बन गया। उत्तर भारत में कुषाण सत्ता 230 ईसा में आसपास आकर समाप्त हो गई। ठीक है। उसके बाद मुरुंडो कुषाणों के रिश्तेदार थे जो 230 ईस्वी तक क्या हुआ, 280 ईस्वी तक राज किया। 25 वर्षों के बाद लगभग 275 ईस्वी में गुप्त वंश के क्या हुए, हाथ में सत्ता आई, 275। अब देखिए यहाँ पे गुप्त वंश के इतिहास के स्रोत जो हैं उनके उनके कौन कौन से स्रोत हैं, एक साहित्य हो गया, पुरातात्विक हो गया और विदेशी। देखिए साहित्यिक स्रोत वो होते हैं जो हमको लिखित रूप में प्राप्त होते हैं, और जो पुरातात्विक हैं वो क्या है, अभिलेखों से प्राप्त हुए, है ना, कहीं पर किसी से प्राप्त हुए। उसके बाद विदेशी यात्रियों के जो उनके द्वारा जो विवरण हुए प्राप्त हुए। तो देखिए इसमें देख लेते हैं। देखिए अमर सिंह ने अमरकोश लिखा है, फिर बेताल भट्ट ने सिंहासन बत्तीसी। ये रचनाएं पूछी जाती हैं, डायरेक्ट मिलाने के लिए आती हैं ऐसे ऐसे करके। ठीक है। और उसके बाद सुश्रुत संहिता, गुप्तकालीन क्या थे, प्रसिद्ध चिकित्सक थे। चंद्र गोमिन चांद्र व्याकरण, विष्णु शर्मा पंचतंत्र। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आगे देखते हैं। फिर देखिए विष्णु शर्मा पंचतंत्र, भास हो गए, स्वप्न काश, ठीक है, इसको देख लीजिए, स्वप्न वाहन दत्तम, 13 नाटक। ठीक है, 13 नाटक इसमें है। उसके बाद देखिए विशाख दत्त देवी चंद्रगुप्तम, इसमें क्या है, देवी चंद्रगुप्तम जो है इसमें एक रामगुप्त नाम के शासक, कमज़ोर शासक थे, उनकी इसमें क्या है, पूरा उनके बारे में बताया गया है कि उन्होंने अपनी बीवी ध्रुवसेमी को शकों को देने के लिए क्या किया, समझौता किया था। बट उनको समझौते को न मानते हुए चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों के शकराज की हत्या कर दी थी और ध्रुवदेवी से विवाह किया था। यही इसमें है। शूद्रक में मृच्छ कटिकम, तापतर मिट्टी का खिलौना आदि। ठीक है। फिर यहाँ पे आगे हम लोग आते हैं। देखिए फिर आगे अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे क्या है, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। आपको पता होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहते थे। ठीक, उसमें से कालिदास एक थे। अभी आगे हम आपको बताएंगे। सर्वमतावलंबी व वेदांत के अनुयायी थे। उज्जैन व मारवा से लगाव रखते थे। एक शिलालेख में उल्लेखित है चंद्रगुप्त सेकेंड उसे कुंतल नरेश कुकुस्त वर्मन के पास एक राजदूत के रूप में भेजा था। उन्हें संस्कृत कविता और नाटक का राजकुमार कहकर पुकारा जाता है। एक साहित्यिक अनुष्ठान के अनुसार कालिदास ने वाकाटक नरेश प्रवर सेन द्वितीय द्वारा लिखित सेतुबंध काव्य, उस पुल का निर्माण जिसके द्वारा रामचंद्र की सेना श्रीलंका पहुंची का क्या है, परिष्कार किया। यह काव्य मूल रूप से महाराष्ट्रियन प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है। इनकी मृत्यु 634 ईस्वी में संभवतः श्रीलंका में हुई थी। एहोल अभिलेखानुसार जैन कवि रविकीर्त द्वारा रचित बादामी के चालुक्य नरेश पुलकेशियन द्वितीय से संबंधित जो एहोल अभिलेख है उसमें मिलता है जानकारी। और जानते हो एहोल अभिलेख रविकीर्त है, रविकीर्त जैन कवि थे। और इसमें इस बात की जानकारी मिलती है कि हर्षवर्धन ने पुलकेशियन से युद्ध किया था और पुलकेशियन ने हर्षवर्धन को हराया था। ठीक है। उसके बाद कालिदास की 7 कृतियां हैं। इसमें से 7 में देखिए 4 काव्य, पूछा जाता है कि कौन कौन से 4 काव्य हैं, 3 नाटक कौन कौन से, तो ये याद रखिएगा आपको। ठीक है। तो 4 काव्य कौन कौन से हैं, रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूतम और ऋतुसंहारम। इसको कैसे याद कर लेंगे, कैसे याद करोगे, आर कुमार, RKMR। ठीक है। फिर 3 नाटक कौन कौन से हैं, मालवी अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। देखिए इसमें जो मालविका मित्रम है कालिदास का प्रथम नाटक है और सबसे प्रसिद्ध कृति कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए विक्रमोर्वशीयम में क्या है, कालिदास का अंतिम नाटक है, अप्सरा उर्वशी व राजा पुररवा की प्रणय कथा है। ठीक है। ये सब अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी भाषा में बहुत इंपॉर्टेंट है, 1789 ईस्वी में विलियम जोन्स ने किया था।
ये हो गया। उसके बाद कामंदक, ऐसे चंद्रगुप्त के लिए अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने की थी जैसे, वैसे कामंदक ने नीतिसार ग्रंथ की रचना चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के लिए की थी। ठीक है, यह चौथी शती का ईस्वी का ग्रंथ है। यह ग्रंथ चाणक्य के अर्थशास्त्र पर आधारित है। इसमें राज्य के सप्तांग सिद्धांत, राजा के कर्तव्य, दायभाग इत्यादि का वर्णन है। विशाख दत्त 5वीं ईस्वी में शताब्दी में हुई। दो पुस्तकें मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम ने विशाख दत्त ने लिखी है। विशाख जो मुद्रा राक्षस है 7 अंकों में है। इसमें चाणक्य व नंद वंश के मंत्री राक्षस के बीच राजनीतिक संघर्ष का चित्रण होता है। राक्षस जीतता है। अंत में राजनीतिक चालों और कूटनीतिक के दांव पेचों का ऐसा सुंदर कथानक संस्कृत के किसी अन्य ग्रंथ में नहीं मिलता। इसीलिए मुद्रा राक्षस को भारत में संस्कृत भाषा में लिखा जाने वाला प्रथम जासूसी ग्रंथ माना जाता है। दूसरी कृति देवी चंद्रगुप्तम में रामगुप्त और ध्रुव स्वामिनी देवी जो मैंने अभी बताया था उसकी उनके बारे में है। विष्णु शर्मा है गुप्त काल में 5 भागों में एक क्या थे कथा संग्रह प्रस्तुत किया है जिसे पंचतंत्र के नाम से जाना जाता है। पंचतंत्र में प्राचीन भारत में संबंधित अनेक कहानियों का संग्रह मिलता है जिसका उद्देश्य मनोरंजन, ठीक है, ढंग से नैतिक शिक्षा देना है। 16वीं सदी में इसका विश्व में अनेक भाषा ग्रीक, जर्मन, स्पेनिश, फ्रेंच, इटालियन में अनुवाद हुआ। पहली बार इसका अनुवाद 570 ईस्वी में पहलवी भाषा में किया गया। भास कालिदास ने मालवी अग्निमित्रम में इस नाटककार का उल्लेख किया है। गुप्त युगीन प्रारंभिक चरण का साहित्यकार नाटककार था। ठीक है, दक्षिण भारत में केरल के त्रिवेंद्रम में भास के 13 नाटकों का एक संग्रह प्राप्त हुआ। इस 13 नाटक को स्वप्नवास दत्तम, ठीक है, चारुदत्त बालचरित काफ़ी अधिक है। ठीक है, काफ़ी प्रसिद्ध है इसमें जो है स्वप्न वास, ठीक है, वासदत्तम में क्या है चारुदत्त और बालचरित काफ़ी प्रसिद्ध है। फिर यहाँ पे देखेंगे हम लोग महाकाव्य की रचना हुई थी इस काल में। ठीक है, तो महाकाव्य देखिए रामायण और महाभारत वर्तमान में जिस रूप में प्राप्त होते हुए गुप्त काल में ही चौथी सदी में आकर लगभग पूरा हुआ। रामायण की रचना वाल्मीकि ने विशुद्ध संस्कृत में। ठीक है, उसके बाद काफ़ी विवाद है इसका 800-600 ईसा पूर्व में बीच में कब हुआ था, बहुत ज़्यादा विवाद चलता है। 7वां कांड बुद्ध के बाद का है ऐसा कुछ कहा जाता है इसमें। लेकिन मैकडोनाल्ड के अनुसार रामायण का क्या था 500 ईसा पूर्व था। महाभारत में रामायण की चर्चा है क्योंकि महाभारत जो लिखा गया है रामायण की क्या गया रामायण के मूल रूप से। ठीक है, बाद में पहला व 7वां कांड इसमें जोड़ा गया। 5 कांड राम को उनके युग का एक महान पुरुष बताते हैं। रामायण के 2 आधारभूत नैतिक तत्व हैं कि इसमें यह दिखाया गया है कि देखिए आदर्श दिखाया गया है, ठीक है, परिवार रूपी संस्था का, और पिता की आज्ञा का पालन, और बड़े भाई को छोटी भाई कैसे पालन करता है बड़े भाई की आज्ञा का। ठीक है, और स्त्री के पति के प्रति निष्ठा, बुराई पे भलाई की जीत भी दिखाया गया है। ठीक है, फिर आगे देखिए समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या है कि समुद्रगुप्त कालीन विशेषकर सभी राजनीतिक उपलब्धियों की जानकारी देता है। अभिलेख उसका प्रयाग प्रशस्ति पहले यह कौशाम्बी में था परंतु वर्तमान में इलाहाबाद के किले में। इसे कौशाम्बी से इलाहाबाद कौन लाया, अकबर लाया। इसमें सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख खुदे थे। इसके बाद समुद्रगुप्त के तिथविहीन प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता उसका एक दरबारी कवि हरिशेण था जो ध्रुवभूति का पुत्र था। इस प्रशस्ति के 7वें श्लोक में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों की जानकारी मिलती है। संस्कृत भाषा के चंपू शैली जानते हैं जिसमें गद्य और पद्य दोनों हों, चंपू शैली में लिखी गई है। इसके एक कमी यह है कि इसमें समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का कार्यक्रम विश्लेषण नहीं मिलता है। समुद्रगुप्त के अश्वमेध की जानकारी इसी में मिलती है। ठीक है, लेकिन इसमें भी बड़ा विवाद है मिलती है कि नहीं मिलती है। बाद में इसमें बीरबल जहांगीर के 12 आदेश और महारानी विक्टोरिया के लेख भी खुदवाए गए। ठीक है, फिर आगे देखिए यहाँ पे फिर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, इनकी जो उपाधियाँ याद रखिएगा। जैसे समुद्रगुप्त की उपाधि क्या थी, भारत का नेपोलियन कहा जाता है इसे। ठीक है, और क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन, अश्वमेध यज्ञ करे थे। ठीक है, उसका देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, देवगुप्त या मेहरौली के स्तंभ, मेहरौली के स्तंभ से इनकी जानकारी मिलती है। विजय अभियानों की जानकारी मिलती है। और यहाँ पर चंद्र नामक द्वितीय चंद्र नाम उल्लेखित है जो चंद्रगुप्त द्वितीय को उल्लेखित करता है। ठीक है, खुले आसमान में होने के बाद भी इसमें जंग नहीं लगी। इससे क्या पता चलता है कि गुप्तकालीन जो थी वैज्ञानिक तकनीक वो भी बहुत आगे थी। ठीक है, उसमें भी वो लोग आगे थे। फिर महाभारत में आप जानते हैं संकलनकर्ता कौन थे महाभारत के, संकलनकर्ता कौन थे, वेद व्यास या कृष्ण द्वैपायन। मूल नाम जय संहिता था। महाभारत के श्लोकों का संरक्षण क्या था 880 परंतु बढ़ाकर 1 लाख हो गया था। ठीक है, इसमें यही है 2 बड़े भाई कौरव और पांडवों के बीच युद्ध हुआ था। ठीक है, भगवत गीता महाभारत का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसमें यह शिक्षा मिलती है कि वर्ण या जाति के अनुसार जिसका जो कर्तव्य निर्धारित है उसे कर्तव्य का पालन करना चाहिए, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। ठीक है, कुछ भी हो जाए फल की चिंता ना करो। पुराण आज हमें जिस रूप में मिलता है उसका अंतिम रूप गुप्तकाल में था। ठीक है, इसका पुराण शब्द का प्राचीन आख्यान मतलब होता है। ठीक है, और इसमें जानते हो पुराणों की संख्या कितनी होती है 18। सबसे
प्राचीन पुराण कौन है? मत्स्य पुराण। ठीक है। पुराण में ऋग्वैदिक काल से लेकर गुप्त काल तक के इतिहास की जानकारी मिलती है। पुराण में 5 विषय हैं: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मानवोत्तर, वंशानुचरित। सूर्य व चंद्र वंश दोनों के इतिहास की जानकारी वंशानुचरित। सर्ग में सर्ग की सृष्टि, ठीक, सृष्टि की उत्पत्ति, सृष्टि के विनाश। प्रतिसर्ग वंश, देवताओं व ऋषियों की वंशावली। ठीक है। फिर आगे देखिए, यहाँ पे वही लिखा है मैंने, पुराणों की संख्या 18 है। मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है। ठीक है। इसमें आंध्र सातवाहन की जानकारी मिलती है। वायु पुराण में गुप्त की जानकारी मिलती है। ठीक है। और मौर्य की जानकारी किसमें मिलती है? आप लोग कमेंट में बताइएगा किसकी जानकारी मिलती है। ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए, उसके बाद यहाँ पे इसके अलावा गुप्त काल में क्या है, शासकों के सोने के अलावा चांदी, तांबे, सिक्के आदि भी चलाए थे। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे ध्यान रखने बातें कुछ है, मैंने वो बताया, वो देखो देखो वहाँ पे जो गुप्तकालीन चांदी सोने के सिक्के थे उनको दिनार बोलते थे, और चांदी के सिक्के को रुपया का, और तांबे के सिक्कों को मापक बोलते थे। इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सोने चांदी के सिक्के कौन जारी किया था? हिंदू यूनानी। फैक्ट है, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के गुप्त काल में। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने। शीशे और प्रोटीन के सिक्के किसने जारी किए थे? सातवाहन ने। देखिए, गुप्तकालीन शासकों की उपाधि है, जैसे चंद्रगुप्त प्रथम की उपाधि महाराजाधिराज थी। समुद्रगुप्त की भारत का नेपोलियन, कविराज, महाराजाधिराज। ठीक है। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय की विक्रमादित्य, देवराज, देवगुप्त, सग विजेता या परम भागवत की उपाधि। कुमार गुप्त की महेंद्रादित्य, या इनको क्या कहते थे? गोविंद गुप्त भी कहते थे। ठीक है। और स्कंदगुप्त को किरमादित्य भी बोलते थे। देखिए, विदेशी स्रोत कौन कौन से हैं? फाहियान, आपको पता होगा, फाहियान जो था मध्य भारत का इतिहास इसने लिखा है। और ये क्या कहता है, देखो इसका पूरा जान लो कि ये विदेशी जो शासक आए थे फाहियान, ये 399 से 414 ईस्वी पूर्व में भारत आया था। ठीक है। बौद्ध धर्म का क्या अध्ययन करने आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ठीक है। और ये अशोक के महल को देखा था, उसने क्या कहा था? देवता, या ऐसा लगता है कि इसका निर्माण मानो कि देवदूत के द्वारा किया गया हो। ठीक है। और ये बताता है कि बचपन का नाम इसके कुंड था, मतलब इसके। और ये बताता है कि वहाँ पे जो पहले लेन देन होता था, कौड़ियों का उपयोग किया जाता था। ठीक है। यही सब है। उसके बाद यहाँ पे आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे देखिए, ये भी वही चीज़ जो ऊपर बताए थे अभी। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, कुमार गुप्त का क्या है? मंदसौर अभिलेख, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुमार गुप्त के महेंद्रादित्य ने मंदसौर का एमपी में है, रचयिता उसका दरबारी का भी वत्स भट्टी था। इस अभिलेख से रेशम बुनकरों के द्वारा मंदसौर में एक सूर्य मंदिर के निर्माण की जानकारी मिलती है। स्कंदगुप्त या क्रमादित्य के भीतरी व गिरनार अभिलेख, इसकी क्या है? ये भीतरी स्तंभ और जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख को गिरनार अभिलेख भी बोलते हैं। तो भीतरी स्तंभ अभिलेख गाजीपुर जिले में, यूपी में है। इसके शासनकाल में हूणों के आक्रमण हुआ था, उसकी जानकारी मिलती है। तो कैसे उसने हूणों के आक्रमण को असफल किया था। फिर जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख सुदर्शन झील के कि उसके शासन में वाले पुनर्निर्माण के बारे में जानकारी मिलती है। फिर भानुगुप्त का एरण अभिलेख, ये सती प्रथा की जानकारी देने वाला पहला साक्ष्य अभिलेख है, और जिसमें गोपराज नामक सेनापति की पत्नी सती होने का वर्णन है। ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। संस्कृत भाषा में लिखा गया प्रथम अभिलेख रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। मौर्य के बाद उल्लेख करने वाला प्रथम अभिलेख रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। स्वयंवर प्रथा का उल्लेख प्रथम कौन किया था? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। कालिदास का उल्लेख करने वाला प्रथम अभिलेख कौन था? अभी मैंने बताया था, एहोल अभिलेख था। ठीक है। पुलकेशियन सेकेंड। ठीक है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे गुप्तकालीन सिक्के मैंने आपको बताया कौन कौन सिक्के चलाते थे, सोने चांदी। ठीक है। और ज़्यादातर सोने के। इस काल में इतिहास को जानने के स्रोत सिक्के भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्के सबसे बड़े ढेर कहाँ प्राप्त हुए थे? राजस्थान के भरतपुर जिले के बयाना नामक स्थान से। ठीक है। और यहाँ पे देखिए वही सब लिखा है आगे। फिर यहाँ पे कुमारगुप्त प्रथम का मंदसौर अभिलेख, वेंगसांग देखोगे तो क्या आया था? किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और इसने नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई की थी, 15 वर्षों तक भारत में था। ठीक है। और 632 से 647 ईसा पूर्व ये था भारत में। फिर 647 तक था, कंफर्म कर लीजिएगा। 600, ठीक है, 27 से 647 है, या 49 है, मेरे हिसाब से 47 है। ठीक है। देखिए, सीयू की इसकी पुस्तक का नाम था। इसने कुमारगुप्त प्रथम, बुद्धगुप्त, नरसिंहगुप्त, बालादित्य आदि गुप्त शासकों का उल्लेख किया है। ठीक है। नालंदा महाविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? कुमारगुप्त प्रथम ने। और इसका विनाश कौन किया था? बख्तियार खिलजी काकी। ठीक है। गुप्त काल, देखिए एक चीज़ क्वेश्चन आप बताइएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध शाखा की किस शाखा की पढ़ाई होती थी? ठीक है। गुप्त काल का आरंभिक इतिहास। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, महाराजा धीराज की उपाधि धारण किए थे। ठीक है।
और देखिए यहाँ पर गुप्तकाली शासक फिर गुप्त थे, महाराजा की उपाधि। और इनके कौन थे पुत्र, कौन था, घटोत्कच। ठीक है, तो माना जाता है घटोत्कच ही पहला संस्थापक था। फिर यहाँ पे देखिए एक फैक्ट और है, ईस्सिंग एक थे, 399 से 414 ईस्वी में चीन से भारत की यात्रा किए थे। ठीक है, तो यही चीज़ है कि गुप्त शासक वैष्णव मतानुयायी थे, जो गरुड़ मूर्ति से स्पष्ट होती है। ठीक है, तो आगे हम आपको कल गुप्त के बारे में और बताएंगे। हो गई आपकी साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, क्या क्या चीज़ें हैं। आगे जो हम आपको कल पढ़ाएंगे, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। ठीक है, उसके बाद आपको स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, क्रमादित्य आदि के बारे में जानकारी हम पूरा देंगे। आप लगातार देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।